वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग लाइट चैप्टर का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और समझाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। अगर आप रूम में हैं, सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, अगर आप डार्क रूम में हैं तो क्या डार्क रूम में आपको कुछ भी दिखाई देता है, दिखता है? और सेकंड पार्ट है इसका, कैन यू सी द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम, और उस अंधेरे रूम में खड़े होकर के आपको बाहर की चीज़ें दिखाई देती हैं? तो इसका आंसर होगा, व्हेन वी आर इन अ डार्क रूम देन वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम। जब हम लोग का रूम डार्क होता है, जब हम लोग डार्क रूम में होते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, ये हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया था। तो अगर आप लोग चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको लाइट चैप्टर मिलेगा। आप उसको पूरा डिटेल वे में पढ़िए, देन आपको अच्छे से समझ आएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा उसका। तो डार्क रूम में हमें कुछ दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि डार्क रूम में जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स है, कुछ भी है, वॉल है, आयरन है, स्विचेस है, कुछ भी, टेबल है, अंधेरे में क्या हो रहा है कि उनसे कोई लाइट हमारे पास नहीं आ रहा रिफ्लेक्ट होकर के। तो जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है या डायरेक्टली लाइट एमिट करता है, जैसे कोई बल्ब हो गया, जैसे कोई फ्लेम हो गया, आग हो गया, कैंडल हो गया, जलता हुआ कैंडल, तो वो डायरेक्टली लाइट को निकाल रहा है, एमिट कर रहा है, तो वो हमें दिखता है। और कोई रिफ्लेक्शन करता है, कोई रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, तो वो चीज़ हमें दिखता है। तो लाइट अंधेरे में तो कुछ रिफ्लेक्ट कर ही नहीं रहा कोई ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हमें अंधेरे रूम में कोई ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है। और सेकंड पार्ट का आंसर है, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम, और हम लोगों को बाहर का जो ऑब्जेक्ट है वो दिखता है, बिकॉज आउट ऑफ द रूम द लाइट इज अवेलेबल, क्योंकि बाहर में लाइट अवेलेबल है, एंड द रेज ऑफ लाइट कैन इंटर आवर आइज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। तो बाहर में लाइट है, और लाइट होने की वजह से वो लाइट जो बाहर में तरह तरह का जो भी कुछ ऑब्जेक्ट है, वो लोग उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और लाइट कैन इंटर आवर आइज, और लाइट जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट या फिर डायरेक्टली जो इमिट हो रहा है लाइट, वो हमारे आंखों में आता है और रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट हो करके आंखों में आता है, तो हमें वो चीज़ दिखता है। मीन्स कहने का अर्थ ये है कि जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है वहाँ से अगर लाइट आ रहा है, या तो रिफ्लेक्ट होकर के या तो डायरेक्टली लाइट आ रहा है, हमारे आंखों में इंटर कर रहा है, तो ही वो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, differentiate between regular and diffuse reflection. Does diffuse reflection mean the failure of the laws of reflection? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हम लोगों ने चैप्टर में भी देखा था, डायग्राम के साथ देखा था बहुत अच्छे से। अभी हम लोग फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल, जो रिफ्लेक्टेड रेज होता है वो पैरेलल होता है। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। सेकेंड में, इट ऑकर्स ऑन द स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस, एंड डिफ्यूज्ड में इट ऑकर्स ऑन द रफ सरफेस। इस दोनों रिफ्लेक्शन के बीच में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, और जो रीज़न भी है इसका डिफ्लेक्शन का या डिफ्यूज होने का, वो रीज़न यही है पॉइंट नंबर 2 में, सरफेस का स्मूथ होना और सरफेस का रफ होना। अभी आगे मैं डायग्राम करके भी बताता हूँ। थर्ड पॉइंट देखते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज आर इन वन डायरेक्शन एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर इन स्कैटर्ड डायरेक्शन। मतलब रिफ्लेक्टेड रेज जो है स्कैटर्ड डायरेक्शन, मतलब कहीं भी किधर भी जा रहा है। जैसे दोनों का मेन डिफरेंस जो होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो प्लेन सरफेस पे होता है, और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन जो होता है वो इरेगुलर सरफेस, रफ सरफेस पे होता है। ऐसा सरफेस, ये है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, और ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का रेगुलर होने का कारण ही है उसका स्मूथ सरफेस। इधर से जैसे दो रे आते हैं, पैरेलल रे इंसिडेंट हो रहा है, तो दोनों ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है।
सॉरी, ये पैरेलल होना चाहिए, ये पैरेलली रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। और डिफ्यूज्ड में क्या होता है कि ऐसे रेज आ रहा है, तो इसके वजह से ये जो यहाँ पे डाउन हो गया है सरफेस, इसके वजह से ये इधर चला गया। देन इसके पैरेलल जो आया था यहाँ पड़ने के कारण ये इधर चला जाएगा। तो कहना है कि इसमें जो है ये दोनों लाइन जो है ये पैरेलल नहीं है, ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है, जिधर तिधर कैसे भी जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस जो है वो रफ सरफेस है। यही मेन डिफरेंस है रेगुलर रिफ्लेक्शन में और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में, कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में रफ सरफेस होता है और रेगुलर रिफ्लेक्शन में स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस, प्लेन सरफेस होता है। और रिफ्लेक्टेड रेज जो होता है वो स्कैटर्ड हो जाता है, जिधर तिधर स्कैटर्ड हो जाएगा। और रिफ्लेक्टेड रेज इसमें जो है ये वन डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे यहाँ जैसे हम लोगों ने दिखलाया है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है ये। देन इसका सेकंड पार्ट भी है, डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन द फेल्योर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो यहाँ पे हो रहा है, क्या ये रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फेल्योर बता रहा है, प्रूव करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। नो, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन डजंट मीन द फेल्योर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फेल्योर नहीं है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ रफ सरफेस के कारण ये होता है। फेल्योर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण नहीं होता, फेल्योर ऑफ लॉज के कारण नहीं हुआ, लॉज को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ सरफेस इरेगुलर और रफ सरफेस दे दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे, मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग whether regular or diffuse reflection will take place when a beam of light strikes. Justify your answer in each case. यहाँ पे क्या बोलता है, मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है अलग अलग, तो हर एक कंडीशन में वेदर रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा उसमें या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, ये बताना है जब उस पर बीम ऑफ लाइट पड़ता है, जब उस पर बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है, और उसका रीज़न भी हमें बताना है जस्टिफिकेशन में। तो सबसे पहला पॉइंट है पॉलिश्ड वुडन टेबल। अगर पॉलिश्ड वुडन टेबल रहेगा तो क्या होगा, तो हम लोगों ने जस्ट अभी ऊपर देखा कि जब पॉलिश्ड रेगुलर सरफेस होगा तो क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो इसका आंसर ये होगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज द सरफेस इज प्लेन एंड पॉलिश्ड। तो जब प्लेन और पॉलिश सरफेस होता है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। देन है चॉक पाउडर। चॉक पाउडर क्या है, चॉक पाउडर कैसे भी ऐसे ऐसे करके पड़ा हुआ रहेगा, तो चॉक पाउडर जो है वो सरफेस जो है रेगुलर नहीं रहेगा, पॉलिश्ड नहीं रहेगा, जैसे तैसे पड़ा हुआ रहेगा, तो उसमें क्या होगा, वो तो रफ हो गया, तो उसमें डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि सरफेस जो है वो रफ है। देन है कार्डबोर्ड सरफेस। कार्डबोर्ड सरफेस जो होता है वो भी इरेगुलर होता है। कार्डबोर्ड जो कॉपी का या कोई चीज़ का रहता है या फिर लकड़ी का जो रहता है कार्डबोर्ड, तो वो भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ये रहता है, इरेगुलर रहता है, प्लेन नहीं रहता है, पॉलिश नहीं रहता है, तो वहाँ भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। देन मार्बल फ्लोर विथ वाटर स्प्रेड ओवर इट। मार्बल फ्लोर में क्या होगा, मार्बल फ्लोर तो प्लेन ही होता है, लेकिन उस पर अगर वाटर स्प्रेड कर दिया जाए, मार्बल फ्लोर तो प्लेन होता है लेकिन उस पर अगर वाटर स्प्रेड कर दिया जाए तो वो इरेगुलर हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, तो वहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि सरफेस जो है वो ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे हो गया, रफ हो गया। देन है मिरर। मिरर पे क्या होगा, मिरर तो प्लेन है, एकदम प्लेन है, स्मूथ है, तो यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद पीस ऑफ पेपर। पीस ऑफ पेपर जो होता है उस पे वो रफ होगा,
पीस ऑफ पेपर मतलब छोटा छोटा पीस ऑफ पेपर, कोई भी एक छोटा टुकड़ा ऐसा पीस है तो वो रेगुलर नहीं हो सकता, कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है। पीस ऑफ पेपर बोला ना, टुकड़ा बोला, तो वो रेगुलर नहीं होगा, वो रफ होगा। तो वहाँ पे रफ जब होता है तो डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हम लोगों को बस इतना ध्यान में रखना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जब होता है कि रेगुलर उसका सरफेस जब रेगुलर होगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। रेगुलर कहने का मतलब है प्लेन। सरफेस जब प्लेन होगा, पॉलिश होगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और सरफेस जब टेढ़ा मेढ़ा उबड़ खाबड़ कुछ भी होगा, ऐसा ऊपर नीचे अगर होगा, तो यहाँ पे डिफ्यूज्ड होगा। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। और एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें एक पॉइंट में आप डायग्राम भी बना करके दिखाएं, जो कि बहुत अट्रैक्टिव होगा और स्कोरिंग भी होगा। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। देन है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर में भी। तो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जब सेम प्लेन होता है, कोई एक सेम प्लेन है जिसका एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने बुक में किया था, बुक में देखा था, आप लोग बुक में जा कर के डिटेल्ड वे में एक बार पढ़िए। मैं यहाँ भी समझा देता हूँ। जब इस पे ऐसा एक मिरर रखा गया था और इधर से इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्ट हुआ, और यहाँ पे नॉर्मल हम लोग ड्रॉ किए जहाँ पे रे इंसिडेंट का पॉइंट है, और इधर जो एक्स्ट्रा पेपर था इसको जब हम लोगों ने पहले हम लोग ऐसे ये स्प्रेड करके रखा, ठीक है, और स्प्रेड करके रखा, तो इसमें हम लोगों को रिफ्लेक्टेड रे दिख रहा था। इंसिडेंट रे इसी प्लेन पे दिख रहा है, नॉर्मल इसी प्लेन पे दिख रहा है, और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन पे दिख रहा है। लेकिन जब हम लोग इस पार्ट को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे गुजर रहा है वो नहीं दिखता है, जिसके कारण ये प्रूफ होता है कि रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे सब एक ही प्लेन पे लाई करता है। तो ये पहला, ये एक लॉ हो गया। और दूसरा लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत इजी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल यहाँ पे बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम याद रखना है और रिवाइज भी करना है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। तो अभी जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया यही वाला एक्सपेरिमेंट है जिससे प्रूव होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है एक ही प्लेन पे लाई करता है। तो इसमें हम लोग बुक में भी देखे थे, वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिखाया गया है। मैं अभी बता देता हूँ डायग्राम के थ्रू। ये एक प्लेन पेपर लिया गया है, प्लेन पेपर लिया गया और यहाँ पे इस साइड में फोल्ड किया गया है, फोल्डेड पेपर, और इधर मिरर रखा गया है और यहाँ से लाइट दिया जा रहा है। तो ये इंसिडेंट रे गया, यहाँ पे स्ट्राइक होता है और फिर रिफ्लेक्टेड रे आया, और बीच में ये नॉर्मल, बीच में ये नॉर्मल रे। तो ये इंसिडेंट एंगल ये होता है, और इधर से इसके साथ नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ मिल करके, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ मिल करके ये एंगल बनाया, तो ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ये नॉर्मल के साथ मिल करके जो एंगल बनाया ये हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों आपस में बराबर होता है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये ऐसा हम लोग ये एक्सपेरिमेंट में देखे कि इंसिडेंट रे गया और रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, रिफ्लेक्शन हुआ। देन सेकंड पार्ट में हम लोगों को क्या करना है कि ये जो फोल्डेड पेपर था, ये फोल्डेड पेपर को हम लोग यहाँ पे ओपन कर दिए। ये देखिए यहाँ तक फोल्ड किया हुआ था तो इसको हम लोग ओपन कर दिए। ये देखिए, ये दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं।
तो क्या होगा, अभी इंसिडेंट रे इधर से गया और रिफ्लेक्टेड रे आया वापस, और आ करके यहाँ पे प्लेन पेपर के ऊपर भी गुजर रहा है, लेकिन यहाँ पे फोल्डेड पेपर के ऊपर में नहीं गुजर रहा है। ये रे जो आया ये यहीं तक रुक गया, पूरा उसके ऊपर नहीं आया फोल्डेड पेपर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जब पेपर को ओपन कर दिया गया फोल्ड को, तो उसके ऊपर भी गुजर गया रिफ्लेक्टेड रे। तो इससे पता चल रहा है कि इंसिडेंट रे जो है वो यही प्लेन के ऊपर लाई किया, ये नॉर्मल जो है ये इसी प्लेन के ऊपर लाई किया, और ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ये भी इसी प्लेन के ऊपर लाई किया। क्योंकि जब हम लोग फोल्ड कर दिए थे इसमें, तो उसमें वो लाई नहीं कर रहा था, वो दिख नहीं रहा था, आ ही नहीं रहा था। तो इससे यह प्रूफ हो जाता है कि सारे जो है सेम प्लेन पे लाई करता है। मैं ये रिमूव कर दे रहा हूँ ये पेन का मार्क, क्योंकि आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले सकते हैं। हाँ, आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके अपना ईमेल आईडी मुझे मेंशन कर दीजिए, मैं आप लोगों को पीडीएफ इसका सेंड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को भी बहुत सुविधा होगा, आप लोगों के पास पीडीएफ आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 में फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, अ पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर सीम्स टू बी डैश मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। तो हम लोग पढ़े थे कि प्लेन मिरर में जो कुछ भी आता है वो रिवर्स आता है, उल्टा आता है। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड दिखाते हैं प्लेन मिरर में तो हम लोगों को लगता है कि वो राइट हैंड है। तो अगर 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो वो दिखेगा कैसा, कि लगेगा कि 2 मीटर के दूरी पे है, 2 मीटर के दूरी पे। तो यहाँ पे होगा 2। इफ़ यू टच योर डैश ईयर विथ अ राइट हैंड, अगर आप लोग डैश ईयर को लेफ्ट या राइट यहाँ पे फिलअप करना है, राइट हैंड से अगर टच करते हैं इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, इट विल बी सीन इन द मिरर दैट योर राइट ईयर, तुम्हारा राइट ईयर को टच कर रहे हैं तुम्हारे डैश हैंड से। तो मैंने अभी बताया कि प्लेन मिरर में जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ राइट ईयर दिया है तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट ईयर भरते हैं, फिलअप करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पहले लेफ्ट फिलअप करते हैं। तो क्या होगा, हम लोग टच कर रहे हैं लेफ्ट ईयर को विथ राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, इट विल बी सीन इन द मिरर दैट योर राइट ईयर, यहाँ लेफ्ट फिलअप किए तो यहाँ राइट ईयर इज टच विथ, यहाँ पे कौन सा हैंड है, राइट हैंड है ऊपर में, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड होगा। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, तो हम लोग प्लेन मिरर के सामने जब आएंगे लेफ्ट हैंड अगर ऊपर करेंगे तो राइट हैंड ऊपर दिखेगा। अगर लेफ्ट हैंड से राइट ईयर को टच कर रहे हैं तो मिरर में क्या दिखेगा कि राइट हैंड से लेफ्ट मिरर को लेफ्ट ईयर को टच कर रहे हैं, उल्टा होगा जस्ट। देन क्वेश्चन सी है, द साइज ऑफ द पुपिल बिकम्स डैश व्हेन यू सी इन डीम लाइट। तो मैंने इसको बताया था ह्यूमन आई को समझाने के टाइम में, साइज ऑफ द पुपिल एक्सट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी ये बड़ा होता है और फिर छोटा होता है। तो ये बड़ा कब होगा, पुपिल बड़ा कब होता है, जब लाइट डीम होगा, जब लाइट बहुत कम होगा तो पुपिल अपने आप को बड़ा कर लेगा। क्यों बड़ा कर लेगा, ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जा पाए और हम लोग देख पाए। ये आँख है और ये पुपिल है, पुपिल खुद को बड़ा कर लिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जा पाए। क्यों, क्योंकि बाहर में लाइट जो है वो डीम है, और जब हम लोग ब्राइट लाइट में निकल जाएंगे, बहुत ब्राइट लाइट है, सूरज के रोशनी में जब निकल जाएंगे तो हमारा पुपिल जो है छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा, ताकि इतना ज़्यादा लाइट है बाहर में कि उतना ज़रूरत नहीं है हमें। तो उससे बचने के लिए, ज़्यादा लाइट को इंटर कराने के लिए, रोकने के लिए वो खुद को छोटा कर लेता है पुपिल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। और यहाँ पे क्या किया था, वो एक्सपैंड कर लिया था, बड़ा करके। बड़ा करना माने एक्सपैंड करना। और यहाँ पे जब हम लोग सन रेज या फिर बहुत ज़्यादा लाइट है वहाँ पे पहुँच गए तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग का जो पुपिल है वो छोटा हो जाता है ताकि कम लाइट इंटर कर पाए और हम लोग प्रॉपरली देख पाएँ। तो इसीलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है जो यहाँ पे है नहीं शायद, कि हम लोग जब बहुत सूरज के रोशनी में रहते हैं तो वहाँ से जब हम लोग अचानक से घर के अंदर में आते हैं तो हम लोगों को कुछ भी दिखता नहीं है, ब्लैंक हो जाता है, ब्लैक ब्लैक कलर हो जाता है। वो क्यों होता है,
क्योंकि जब हम लोग सनरेज के सामने में थे, सनरेज में थे, तो हमारा जो पुपिल था वो क्या था, कॉन्ट्रैक्टेड था, छोटा था। और तुरंत हम लोग जब घुस जाते हैं अंदर में, घर के अंदर में, तो वो छोटा ही रहता है, छोटा ही रह जाता है। तो छोटा रह जाता है तो उसमें कम लाइट घुसता है। जैसे सनरेज के, सन के सामने में उसमें कम रेज घुस रहा था, तो हम लोग घर के अंदर में अचानक से आ गए सडनली, तो उसमें भी कम रेज घुसता है। तो कुछ देर के लिए हम लोगों को अंधेरा दिखता है, लेकिन थोड़ा देर उसको एडजस्ट करने में लगता है, कुछ सेकंड एडजस्ट करने में लगता है, 10 सेकंड 15 सेकंड। तो फिर वो अपने आप को बड़ा कर लेता है, फिर वो बड़ा कर लेता है क्योंकि लाइट डिम हो गया रूम के अंदर में। तो ये होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पुपिल जो है अपने आप को बड़ा और छोटा क्यों करता है, एडजस्ट करने के लिए करता है लाइट का एंट्री को। देन नाइट बर्ड्स हैव डैश कोन्स देन रॉड्स इन देयर आईज। तो इसमें लेसर कोन्स होगा। कोन्स जो होता है मैंने पढ़ाया था, कोन शेप्ड सेल और रॉड शेप्ड सेल, दो सेल था। कोन शेप्ड जो होता है वो कलर को आइडेंटिफाई करता है और ब्राइट लाइट को आइडेंटिफाई करता है, और रॉड शेप्ड जो होता है वो डीम लाइट को आइडेंटिफाई करता है। देन अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 7 to 8। यहाँ पे MCQ क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो मैंने पढ़ाया ही कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। अगर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है तो बीच में हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे मिल करके एक एंगल बनाता है, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और नॉर्मल के साथ मिल करके ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये मिल करके एक एंगल बनाता है जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे डायग्राम करके हमें दिखाना है एग्जाम में अगर आए तो ऑलवेज इक्वल टू इसका आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल होता है, उल्टा होता है, वर्चुअल होता है, बिहाइंड द मिरर होता है, मिरर के पीछे होता है, एंड द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर। इसका भी एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने बुक में देखा था कि इमेज जो होता है वो पीछे बनता है। ये ऐसा था, ये अगर मिरर है तो सॉरी, ऐसे अगर रे आता है, ऐसे अगर यहाँ पे रे आ रहा है, जैसे यहाँ से आई है, तो यहाँ से अगर इंसिडेंट रे आ रहा है, इसका रिफ्लेक्शन जाता है ऐसे, और इसका जो इमेजिनरी लाइन है ये हम लोग इधर ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो ये इमेज फॉर्मेशन, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बुक में अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है, उसको आप लोग देखें एक बार तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप भी मैंने बताया था, बहुत ही अच्छा चीज़ है ये, और बहुत अट्रैक्शन का चीज़ है ये। तो ये हम लोगों ने बनाया था, हम लोग बुक में हम लोग एक्सप्लेन किए हैं कि प्लेन मिरर का स्ट्रिप लेना है, 3 स्ट्रिप लेना है प्लेन मिरर का। ये देखिए, ये एक स्ट्रिप, ये एक स्ट्रिप, ये एक स्ट्रिप नीचे, तीनों स्ट्रिप को ऐड करके जोड़ करके उसके ऊपर से हम लोग कोई पेपर या कुछ से रब करके उसको बनाया जाता है, और आगे में एक सर्कल लगाया जाता है, पीछे में एक सर्कल लगाया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है। तो इसको हम लोग एक बार रीड करते हैं। कैलिडोस्कोप इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये बन जाने के बाद मल्टीपल रिफ्लेक्शन दिखाता है क्योंकि इसमें 3 प्लेन मिरर है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लॉन्ग नैरो स्ट्रिप प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू अनदर फॉर्मिंग अ प्रिज्म।
एक प्रिज्म की तरह बनाता है। तीनों स्ट्रिप जो है इंक्लाइन रहता है 60 डिग्री पे लगभग। दिस फिटेड इन अ ट्यूब, इसको एक ट्यूब में रखते हैं, या ट्यूब अगर आपके पास नहीं है तो इसके ऊपर आप पेपर रैप करके रबर बैंड के थ्रू आप टाइट करके उसको बना सकते हैं ट्यूब की तरह। वन एंड ऑफ दिस ट्यूब इज क्लोज्ड बाय कार्डबोर्ड डिस्क, एक एंड को कार्डबोर्ड डिस्क से बंद कर दिया गया है, इस एंड को। हैविंग अ होल एट इट्स सेंटर, और उसके बीच में एक होल रख दिया गया है। टू द अदर एंड टचिंग द मिरर्स plain glass plate is fixed on which broken pieces of colored bangles are placed, और अनदर एंड में इसमें छोटा छोटा ब्रोकन पीसेस ऑफ कलर्ड बैंगल को इसमें डाल दिया गया है। छोटा छोटा चूड़ी जो होता है, बैंगल जो होता है, उसका छोटा छोटा टुकड़ा को इसमें कलरफुल टुकड़ा को डाला गया है। दिस एंड ऑफ द ट्यूब इज क्लोज्ड बाय अ ग्राउंड ग्लास प्लेट, और इधर से एंड को पूरे तरीके से सील किया गया है और ग्लास प्लेट लगाया गया ताकि लाइट उधर से थोड़ा आ पाए। ग्लास प्लेट लगाया गया है, और जब हम लोग इस साइड से यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे तो हम लोगों को मल्टीपल रिफ्लेक्शन के वजह से बहुत सारा डिज़ाइन दिखेगा अंदर में। डिज़ाइन जो आता है वो रिफ्लेक्शन, तीनों मिरर के रिफ्लेक्शन के वजह से और ब्रोकन पीसेस जो रहता है बैंगल्स का, उसके वजह से तरह तरह के डिज़ाइंस दिखता है। फिर हम लोग उसको शेक करते हैं, फिर से देखते हैं तो डिज़ाइन चेंज होता रहता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इक्विपमेंट बनता है हमारे पास, कैलिडोस्कोप, जिसको बचपन में हम लोग बहुत यूज़ भी किए हैं। आप लोग 3 ऐसे स्ट्रिप ले सकते हैं मिरर का, प्लेन मिरर का, और तीनों को एक साथ जोड़ करके ऐसा जोड़ करके प्रिज्म टाइप का बनाना है। और इसके ऊपर में पेपर रैप करके भी, आपके पास ट्यूब नहीं है तो पेपर रैप करके भी उसको आप बना सकते हैं रबर लगा करके, और वन एंड को क्लोज कर देना है और वन एंड को क्लोज करके उसमें एक होल रख देना, बस इतना ही करना है, और अंदर में बैंगल्स के टुकड़े को डाल देना है, तो आपका कैलिडोस्कोप तैयार हो जाएगा। फिर आप उसके होल से देखेंगे तो बहुत तरह का डिज़ाइंस आपको दिखेगा जो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कैलिडोस्कोप में किस टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, तो वो मल्टीपल टाइप का रिफ्लेक्शन होता है। देन है अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रॉ लेवल्ड स्केच ऑफ ह्यूमन आई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है ये कि ह्यूमन आई का डायग्राम करो, लेबल डायग्राम करो। तो आप लोगों को डायग्राम ऐसे देखना है, यहाँ पे रेटिना है, रेटिना में इमेज फॉर्मेशन होता है, ऑप्टिक नर्व है, आइरिस है, लेंस है, कॉर्निया है बाहरी पार्ट, सिलेरली मसल्स है। देन क्वेश्चन नंबर 11 है, एक एक्टिविटी से रिलेटेड है। गुरमीत wanted to perform activity 16.8 using a laser torch. Her teacher advised her not to do so. Can you explain the basis of teacher's advice? Teacher was advised Gurmeet not to do so because laser light is very harmful for her eyes and can cause a permanent defect in eye. Person can even lose his or her eyesight if laser torch is directed over the eye. गुरमीत चाहता था कि लेज़र टॉर्च लेकर के अपने आँख पे एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन टीचर ने उसको मना किया कि ऐसा वो ना करे, जिससे आँखों की रोशनी भी जा सकती है। देन क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आइज़। एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आइज़। आइज़ आर वेरी प्रेशियस। आँख बहुत ही प्रेशियस होता है, प्रेशियस माने बहुत ही कीमती होता है। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम, हम लोगों को बहुत केयर करना चाहिए इनको, आँखों का। ऑलवेज सिट स्ट्रेट वाइल रीडिंग और राइटिंग। रीडिंग करने के टाइम या राइटिंग करने के टाइम हम लोगों को स्ट्रेट बैठना चाहिए, ना कि सो के पढ़ना चाहिए। इफ़ एडवाइज यूज सूटेबल स्पेक्टेकल्स, हम लोगों को अगर एडवाइस किया गया डॉक्टर के द्वारा कि ग्लास लेना है, स्पेक्टेकल्स लेना है, स्पेक्टेकल्स मतलब ग्लास, चश्मा, तो हम लोगों को लेना चाहिए। वॉश आवर आइज़ विथ क्लीन वाटर फ्रीक्वेंटली।
बीच बीच में अगर हम लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, या कहीं भी बहुत ज़्यादा रीडिंग कर रहे हैं ध्यान लगा करके, तो हम लोगों को बीच बीच में बहुत बार आँखों को क्लीन वाटर से धोना चाहिए। उससे आँखों का जो मसल्स है वो रिलैक्स होता है। देन नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली, और सन को कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो लाइट जो है वो बहुत ब्राइट होता है, जो हमारे आँखों के लिए बहुत हार्मफुल होता है। ऑलवेज रीड और राइट इन प्रॉपर लाइट। हम लोगों को पढ़ाई करना या फिर लिखना पढ़ने से संबंधित कोई भी काम करना, वो हम लोगों को नॉर्मल लाइट में, प्रॉपर लाइट में हम लोगों को करना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। अच्छे लाइट में हम लोगों को रीड राइट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे क्या होगा अगर रिफ्लेक्टेड रे इज एट 90 डिग्री। अगर रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री पे है टू द इंसिडेंट रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो ये हम लोग कैसे सॉल्व किए हैं, हेयर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 90 डिग्री पे दिया हुआ है। एज वी नो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग क्या पढ़े हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है हमेशा एंगल ऑफ ये रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग बार बार पढ़े हैं ये फैक्ट। तो अगर वो 90 हेयर द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री। हेयर द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री। क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे से 90 डिग्री पे है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस जब हम लोग कर रहे हैं तो वो 90 डिग्री आ रहा है। तो सिंस हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है तो दोनों को हम लोग आई आई लिख सकते हैं। तो अभी 2i हो गया, 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो एक सिंगल का क्या हो जाएगा, 2 अगर इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 90 डिवाइडेड बाई जब 2 होगा तो वो 45 आएगा। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। देन क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी इमेजेस ऑफ अ कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स सेपरेटेड बाई 40 cm। हाउ मेनी इमेजेस ऑफ कैंडल विल फॉर्म्ड, कितना कैंडल का इमेज बनेगा अगर इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स। दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में अगर रखा जाता है और सेपरेटेड बिटवीन 40 सेंटीमीटर के दूरी पे, तो कितना इमेज बनेगा। तो हेयर मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट 40 सेंटीमीटर अपार्ट, देयरफॉर दैट इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। इनफाइनाइट नंबर बनेगा, मतलब बहुत बहुत बनेगा, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, टू मिरर्स मीट एट राइट एंगल्स। दो मिरर जो है, ये मिरर और ये मिरर दोनों यहाँ पे राइट एंगल पे मीट कर रहा है 90 डिग्री पे। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो दोनों में से एक पे रे ऑफ इंसिडेंट रे एक यहाँ पे आता है, पड़ता है 30 डिग्री पे। एज सोन इन फिगर, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकेंड मिरर। तो सेकेंड मिरर से रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगा, अगर पहला मिरर पे अगर ये पड़ रहा है इंसिडेंट रे तो सेकंड पे क्या होगा, यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से फिर इसको रिफ्लेक्शन भी तो होना चाहिए, तो रिफ्लेक्शन नीचे की ओर आएगा, ये रिफ्लेक्शन नीचे की ओर आएगा जैसे कि हम लोग पढ़े हैं। क्योंकि अगर आपका प्लेन है तो ऐसे आता है फिर ऐसे जाता है, जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक। देन ये एक मिरर आ गया यहाँ, तो यहाँ का जो रिफ्लेक्टेड रे आया ये फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा,
क्योंकि ये जो आया यहाँ पे ये तो इंसिडेंट रे बन गया इस नीचे वाले प्लेन के लिए, नीचे वाले मिरर के लिए। तो ये यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया। जब 30 डिग्री पे यहाँ पे इंसिडेंट रे आया और ये इधर से रिफ्लेक्ट हुआ 30 डिग्री पे ही। और फिर यहाँ से ये इधर रिफ्लेक्ट हुआ। देन एक क्वेश्चन और है 16 में कि बूझो स्टैंड्स एट ए, बूझो स्टैंड्स एट ए जस्ट ऑन द साइड ऑफ अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के साइड में वो खड़ा होता है एज सोन इन फिगर 16.21। कैन ही सी हिमसेल्फ इन द मिरर, क्या वो मिरर में खुद को देख पाएगा? ऑल्सो कैन ही सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिचुएटेड एट पी क्यू आर, और पी क्यू आर पे जो ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है क्या वो देख पाएगा? अगर बूझो यहाँ पे खड़ा है तो और मिरर यहाँ पे है तो नो, बूझो कांट सी हिमसेल्फ इन द मिरर, बूझो अपने आप को मिरर में नहीं देख पाएगा। ही कैन सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट पी क्यू बट नॉट ऑफ आर, क्यू पी क्यू का तो ऑब्जेक्ट उसको दिख जाएगा लेकिन आर का ऑब्जेक्ट उसको नहीं दिखेगा। वो इस तरह से है कि ए पे जो बूझो यहाँ पे है ये इसका इंसिडेंट रे यहाँ पे पड़ रहा है और यहाँ से ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे तक जा रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन के अंदर में ये पी आ रहा है और देन ये एक रे आ रहा है और यहाँ पे क्यू के आसपास जा रहा है। लेकिन इनका जो इमेजिनरी इमेज जो बन रहा है, वर्चुअल इमेज, ये यहाँ पे बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज of an object situated at A in plane mirror 16.23. Find out the position of the image of an object situated at A in plane mirror. Then इसमें क्या है? It is shown in the following figure. इस फिगर में यह दिखाया गया है कि यहाँ से इंसिडेंट रे आता है और फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है और देन यहाँ पे इमेजिनरी लाइन बना करके हम लोग इमेज यहाँ पे बनता है। कैन पहेली एट बी सी दिस इमेज, इसके अकॉर्डिंग करना है। कैन पहेली एट बी सी द इमेज, क्या इमेज को देख पाती है? यस, पहेली कैन सी द इमेज ऑफ ए, पहली जो है इमेज ऑफ ए को देख पाएगी। कैन बूझो एट सी दिस इमेज, यस, इसे भी ये दिख पाएगा। व्हेन पहली मूव्स फ्रॉम बी टू सी वेयर डज द इमेज ए मूव, अगर पहली बी से सी में चले जाएगी तो एक इमेज ऑफ ए कहाँ मूव होगा? इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए विल नॉट मूव एज एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, इमेज ऑफ ए मूव नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करेगा। तो ये हम लोगों का सॉल्यूशन इसका पूरा हो रहा है। आप लोगों को अगर पीडीएफ इसका चाहिए तो ईमेल आईडी अपना ड्रॉप कीजिए कमेंट में और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।